चलो बच्चों, फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। फ्रांस के कुछ लोग एक जेल जला देते हैं। उसके बाद लुई 16 का फॉल होता है। लुई 16 को हटा दिया जाता है, उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट भी किया जाता है, पब्लिकली मार दिया जाता है। उसके बाद जैकोबिन क्लब जो पॉलिटिकल क्लब था उसकी गवर्नमेंट आती है, जिसके मुखिया थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। उनका काल रहता है 1793 से 1794। उस समय तक वो वहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं फ्रांस में। लेकिन उनके टाइम को भी टेरर का काल या आतंक का काल कहा जाता है, क्योंकि उनके रूल्स काफ़ी रूड थे, काफ़ी रूथलेस थे। वो किसी की सुनते नहीं थे, वो सिर्फ अपनी मन मर्जी ही करते थे। अपनी अपनी काली करतूतों के कारण काफ़ी फेमस हुए। उसके बाद एक और तरह की गवर्नमेंट आई जिसमें कन्वेंशन, जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन में 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई, 2 विधानसभाएं बनाई गई, जिसके ऊपर एक डायरेक्टर्स का बोर्ड बनाया गया जिसमें 5 डायरेक्टर्स होते थे। लेकिन यहाँ पर भी क्लैशेस चलते रहे और फ्रांस लास्ट में जाकर नेपोलियन बोनापार्ट, नाम तो आपने सुना ही होगा, नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, मिलिट्री रूलर थे, जिन्होंने पूरे फ्रांस पर फिर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ जब हो रहा था तो फीमेल्स ऑफ फ्रांस, फीमेल्स जो थी फ्रांस में, उनके साथ क्या चल रहा था, वो क्या कर रही थी? याद रखिए, वुमेन कहीं भी हों, इन एनी फॉर्म, इन एनी स्टेज, एट एनी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वुमेन हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन, इन एनी काइंड ऑफ क्रांति। किसी भी क्रांति में वुमेन का रोल कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाता। वुमेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। वो क्या कर रही थी और क्या क्या हो रहा था, ये हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि थर्ड स्टेट में जो वुमेन थी उनके क्या हाल थे। थर्ड स्टेट में जो वुमेन थी वो फूल बेचती थी, फल बेचती थी, कपड़े धोती थी, डोमेस्टिक सर्वेंट्स का काम करती थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों के यहाँ, यानी शाही लोगों के यहाँ और क्लर्जी में, चर्च वगैरह में ऐसे काम करती थी। उनके लिए कोई स्कूल नहीं बनाए गए थे। देवर नो स्कूल्स फॉर द गर्ल्स ऑफ थर्ड स्टेट। उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, ना उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स, यानी कि शाही लोग और चर्च के लोग, उन लोगों की जो घर में लड़कियां थी, वुमेन थी, देवर सेंट टू स्कूल्स, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्कूल के बाद उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा स्कोप था। अब आते हैं कि वर्किंग वुमेन जो थी, जो घर में काम कर रही थी या नहीं कर रही थी, घर के काम भी कर रही थी, या औरतें जो वर्किंग वुमेन थी, उनके लिए क्या प्रेशर थे? जो वर्किंग वुमेन थी, ये काम कर रही थी घर के बाहर, अंदर भी और घर के बाहर भी, उनके लिए बहुत सारे प्रेशर थे। तो प्रेशर क्या था? एक तो उनको घर के सारे हाउस होल्ड काम करने पड़ते थे, घर का सारा काम करना पड़ता था। उनको कुएं से पानी लाना पड़ता था, ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता था। और एक और बहुत ज़रूरी चीज़, यहाँ पर जो वुमेन थी फ्रांस में, दे वर पेड लेसर देन मैन। वहाँ उनकी सैलरी हमेशा आदमियों से कम ही होती थी। तो ऐसा नहीं है कि औरतों की स्थिति पूरे वर्ल्ड में ही ऐसी थी लगभग बेटा, कि उसको स्टैंड अप होने में या कवर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वुमेन हैव टू स्ट्रगल इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ, अपनी पोजीशन को पाने के लिए। और वैसा ही फ्रांस में हो रहा था। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे देश में ही ऐसा हो रहा है, कई जगह, बहुत जगह ऐसा ही हुआ है और ऐसा शुरू से ही होता रहा है। तो नथिंग टू फील बैड अबाउट आवर कंट्री, वी आर द बेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब वुमेन, वर्किंग वुमेन या वुमेन, ये सब कुछ चल रहा था, एक क्रांति या रेवोल्यूशन वाली स्थिति चल रही थी, तो 1791 के आसपास बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बने, लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब्स बने ऑफ वुमेन। औरतों ने लगभग इतने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए, अपने न्यूज़पेपर लॉन्च किए। और एक सोसाइटी जो इनमें 60 पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, वो थी द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। क्रांतिकारी और जो जनतांत्रिक औरतों का एक समूह बनाया गया। उन्होंने किसकी बात करी? राइट्स, वुमेन राइट्स की बात करी, कि औरतों को भी अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। उनको इक्वल सैलरी मिले, उनको क्रेडिट मिले, उनको स्कूल जाने का हक मिले, ये सारी चीज़ें मिले। अब देखते हैं क्या क्या हुआ। राइट टू वोट वो चाहती थी, पॉलिटिकल राइट्स चाहती थी, यानी कि मेंबर्स चाहती थी, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभाओं में अपनी सदस्यता चाहती थी। वो चाहती थी कि वहाँ पर उनका सिलेक्शन हो, वो हर चीज़ को अच्छे से, हर राइट टू वोट हो, और बहुत सारे जो राइट्स हैं जो आदमियों को मिल रहे हैं वो उनको भी मिले। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज बनाए? गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक तो स्टेट स्कूल खोल दिए। 1791 की बात है, जब हम लोग किसकी बात करें, जब हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था और जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, जिसमें मोनार्क की जो पावर थी, राजतंत्र की, राजा की जो पावर थी, वो बहुत कम कर दी गई थी। उस समय की हम बात कर रहे हैं। तब क्या किया गया? गवर्नमेंट ने स्टेट के स्कूल्स बना दिए, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया गया। इट वॉज वेरी गुड स्टेप। औरतों के लिए पढ़ना कंपलसरी कर दिया गया था। और क्या अधिकार दिया गया? उनको अपनी इच्छा से शादी करने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर शादी
शादी के बारे में भी कुछ कहा गया। उन्होंने कहा मैरिज एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरह होगा, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होगा और सिविल लॉ के अंडर उसको रजिस्टर किया जाएगा, यानी कि मैरिजेस जो होंगी वो रजिस्टर्ड होंगी और औरतों के साथ कोई भी बदसलूकी किसी भी फॉर्म में नहीं की जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि उनको कभी भी डिवोर्स दिया जाता है। डिवोर्स को भी अब लीगल बना दिया गया, तलाक दोनों ले सकते थे, हस्बैंड भी ले सकता था और वाइफ भी ले सकती, बोथ ऑफ देम कैन सीक डिवोर्स इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। वुमेन को ट्रेन किया गया कि वो छोटे छोटे बिजनेस रन कर सकें, वो आर्टिस्ट बन सकें, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वुमेन को अभी तक कोई भी पॉलिटिकल राइट नहीं दिया गया। पॉलिटिकल राइट आप समझ रहे हैं, ना उनको वोट डालने का अधिकार था, ना उनको पॉलिटिक्स में जाने का अधिकार था, ना उनको विधानसभाओं में कानून बनाने का या कानून पास करवाने का कोई अधिकार मिला था। अब आता है आतंक का काल, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे, अगर आपको याद हो 1793 से 1794, इसमें भी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे वॉज नॉट बहुत वुमेन फ्रेंडली या फेमिनिस्ट आदमी नहीं था, वो बहुत एंटी वुमेन आदमी था। उसने सारी वुमेन्स को पॉलिटिक्स से बैन कर दिया। जितने भी पॉलिटिकल क्लब्स, जो लगभग 60-70 पॉलिटिकल क्लब्स थे, सबको बंद करवा दिया। और जितनी पॉलिटिकल लीडर्स थी, जो पॉलिटिकली एक्टिव थी, जो लेडीज, जो लोगों को जागरूक बना रही थी, औरतों को उनके हकों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में समझा रही थी, उन सबको अरेस्ट कर दिया और फिर उनको एग्जीक्यूट करवा दिया, उनको मरवा दिया। अब अगर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे की काली करतूतों के बारे में लिखें तो ये बातें भी, ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब लेकिन क्या चाहती थी वो वुमेन चाहती थी राइट टू वोट, जाकर 1946 तक, यानी 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, उससे पहले 1 साल पहले ही राइट टू वोट मिला है फ्रांस की औरतों को। तो ये था पोजीशन ऑफ वुमेन, पोजीशन ऑफ क्या क्या किया फ्रांस में, क्या क्या स्ट्रगल हुई, किस समय क्या क्या हुआ, वहाँ पर औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। अब हम आते हैं स्लेवरी पर, जो बहुत बड़ा टॉपिक है। एक वुमेन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है स्लेवरी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम या फ्रांस में जब ये सब कुछ हो रहा था तो स्लेवरी कैसे बढ़ रही थी या कैसे घट रही थी। चलिए, स्लेवरी अबॉलिश कर दी गई थी फ्रेंच कॉलोनीज में। कब अबॉलिश की गई और कैसे अबॉलिश की गई? पहले तो हम बात करते हैं कॉलोनी क्या होता है। कॉलोनी से इस बात से समझो बेटा, इंडिया पर ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों ने इंडिया को कॉलोनी बना रखा था। इंडिया पर जब अंग्रेजों का राज था तो इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। तो आप समझ गए होंगे कॉलोनी का मतलब क्या होता है। कॉलोनी का मतलब एक ऐसा आधिपत्य वाला स्थान जिस पर किसी दूसरे देश ने शक्ति से कब्जा किया होता, तो वो उसकी कॉलोनी। जो फ्रांस ने कॉलोनी थी वहां पर स्लेवरी अबॉलिश हुई। कैसे कैसे अबॉलिश हुई? पहले तो हम देखते हैं फ्रांस की कॉलोनीज कहाँ कहाँ थी। फ्रेंच कॉलोनीज कैरिबियन रीजन में थी। अब कैरिबियन रीजन कहाँ है पहले आप ये देखिए। यूएसए, कनाडा ऊपर की तरफ, नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पर साउथ अमेरिका। यहाँ पर जो इलाका है, यहाँ इस इलाके को हम कैरिबियंस कहते हैं। यहाँ पर 3 फ्रेंच कॉलोनीज थी। फ्रांस के 3 इलाके थे जहाँ पर फ्रांस ने कब्जा किया हुआ था। ग्वाडेलूपे, सैन डोमिंगो और मार्टिनिक्यू। ये फ्रेंच नेम्स हैं इसलिए थोड़े अटपटे होंगे। इन इलाकों से, जो कैरिबियन इलाके हैं, यहाँ से क्या क्या, ये जो फ्रेंच कॉलोनीज है, यहाँ से फ्रांस को फायदा क्या होता था? फ्रांस के पास जाता था टोबैको, तंबाकू, शुगर, चीनी, इंडिगो, नील जिसको कहते हैं, और कॉफी। यहाँ से ये सब कुछ सप्लाई होता था फ्रांस के लिए। तो ये कॉलोनीज क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रांस। अब उसके बाद आते हैं यूरोपियंस जो थे, जो यूरोप के लोग थे, वो लोग कभी भी ये कैरिबियन रीजन में काम नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर बहुत हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट था, यहाँ ब्लैक पीपल थे और यहाँ पर ये लोग यूरोपियन पीपल नहीं जाकर काम करना चाहते थे। तो क्या होता है, अब दिक्कत आती है कि क्या होगा, अब कैसे यहाँ पर काम करने कौन जाएगा। जब ये समस्या आती है कि यहाँ पर स्लेव्स की जरूरत पड़ेगी या लेबरर की शॉर्टेज हो जाएगी, तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू होगा 17th सेंचुरी में। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड मतलब ट्रायंगल, जिसमें 3 इलाके शामिल होंगे। एक तो यूरोप होगा ऑब्वियसली, फ्रांस, अफ्रीका और अमेरिका। अब कैसे कैसे ये सप्लाई होगा? अमेरिका में तो सप्लाई करना है, कैरिबियन इलाका अमेरिकन उसमें आता है, तो अमेरिका यहाँ पर हो गया। फ्रांस हम जानते हैं जो यूरोप का पार्ट हो गया। अब अफ्रीका का क्या लेना देना था, आप देखते हैं। ये देखिए, ये फ्रांस, यूरोप के नीचे अफ्रीका। फ्रांस से कुछ मर्चेंट्स होते थे जो बॉर्बेक्स और नेंटेज, ये दोनों शहरों के नाम हैं। यहाँ से ये लोग ये मर्चेंट्स क्या जाते थे? अफ्रीका जाते थे। अफ्रीका में उस वक्त छोटी छोटी कॉलोनीज थी, छोटे छोटे समुदाय थे। वहाँ पर छोटे छोटे लीडर्स होते थे समुदायों के। उन समुदायों के लीडर्स से जाकर ये लोग मिलते थे, ये फ्रेंच मर्चेंट वहाँ जाकर मिलते थे। वहाँ से वो लोग क्या खरीदते थे? जैसे सामान खरीदा जाता है ऐसे ही उनसे क्या खरीदते थे? स्लेव्स, यानी कि गुलाम खरीदे जाते थे और उन गुलामों को पेटियों में बंद कर करके बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बहुत ही खराब तरीके से उनको कैरिबिया तक पहुंचाया जाता था। कैरिबिया में किस लिए पहुंचाया जाता था? क्योंकि वहाँ लेबरर्स की शॉर्टेज हो गई थी, यूरोपियंस वहाँ काम करना नहीं चाहते थे। वहाँ पर फ्रेंच कॉलोनीज थी, 3 कॉलोनीज हम नाम देख चुके हैं।
अब क्या होता था, ये जब यहाँ से यहाँ जाते थे कैरिबिया में, तो यहाँ प्लांटेशन ऑनर्स को बेच दिया जाता था। किसको? स्लेव्स को। यहाँ से फ्रांस वाले अफ्रीका से खरीदते हैं और जाकर कैरिबिया में बेच देते हैं प्लांटेशन ऑनर्स को। प्लांटेशन ऑनर्स यानी कि वहाँ पर जो खेती करने वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कॉफ़ी वगैरह की खेती करते होंगे, उनको हमेशा से ही स्लेव्स की ज़रूरत होती थी, नौकरों की ज़रूरत होती थी जो सस्ते पड़ते हों। फ्रेंच मर्चेंट इन स्लेव्स को सप्लाई करते थे, इनको गुलामों को सप्लाई करते थे। और फ्रांस की नेशनल असेंबली में इसका कई बार विरोध किया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 18वीं सेंचुरी तक ये चलता रहा। लेकिन जब जैकोबिन्स की गवर्नमेंट आ गई तब भी कोई रूल नहीं आया। जैकोबिन्स गवर्नमेंट यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर की गवर्नमेंट आई, तब भी इसमें कोई लॉ पास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा बिजनेस जो था, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे जो सपोर्ट कर रहे थे जैकोबिन्स गवर्नमेंट को, उनको बहुत सारा पैसा मिलता था वहाँ से। और पैसे की बात जहाँ आती है वहाँ पर सब कुछ सुनना बंद हो जाता, तो इस बारे में कोई भी कानून नहीं बनाया गया। उसके बाद जब कन्वेंशन आती है फ्रांस में, जब कन्वेंशन आती है यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके ऊपर डायरेक्टर्स वाली सरकार आती है, तो स्लेव्स को फ्री करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। ऑर्डर्स ये दे दिए जाते हैं। लगभग 10 साल तक ये चीज़ चलती है। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट वापस आता है, यानी कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप जब फ्रांस में वापस आती है, तो फिर से ये वाला रूल, जो स्लेवरी वाला रूल है, ये फिर से लागू हो जाता है। यानी कि स्लेव्स को लीगल बना दिया जाता है और जाकर 1896 में जाकर ये जो स्लेवरी है ये बैन होती है फ्रेंच कॉलोनीज में। तब तक ये सब कुछ चलता ही रहता है। अब हमने देखा एक ब्लैक हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी और वुमेन। आई थिंक फ्रेंच रेवोल्यूशन हम बहुत अच्छी तरह कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, काइंडली लीव योर कमेंट, आई विल रीड ऑन द कमेंट्स एंड ट्राई एंड आंसर दिस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।